गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे रिलेटेड हम हर एक बेसिक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट हम उसमें ये ध्यान रखेंगे कि कैसे उसके पीछे के एक वर्ड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसके पीछे किस तरह से हमें उसे अंडरस्टैंडिंग या समझ हमारे दिमाग में क्रिएट हो, ताकि हम एक अच्छे भारतीय नागरिक के तौर पे चीज़ों का एनालिसिस कर पाएँ और क्या हमारे भारतीय संविधान में लिखा है उसको समझ पाएँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा और दर्शन को दर्शाती है। इसमें यह बताया गया है कि संविधान किसके लिए, किस उद्देश्य और किन मूल्यों पर आधारित है। पहला, भारतीय संविधान की उद्देशिका का मूल पाठ हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान से समझिएगा इस बात को, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण मतलब कंप्लीट, कहीं से कहीं तक भी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। प्रभुत्व, प्रभुत्व मतलब ऑनरशिप। संपन्न मतलब हम प्रॉस्परस हों, संपन्न हों। समाजवादी हों, सोशलिस्ट हों। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब हम किसी भी धर्म जात लिंग भेद में भाव न करें। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, वहाँ के सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिए जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित हो सके। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसे एज इट इज रटने की कोशिश करते हैं। जब हम रटने की कोशिश करते हैं तो वो हम रट तो लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। देखिए, इसे एक एक लाइन को समझने की कोशिश करिए। हम भारत के लोग, क्या बोल रहे हैं? हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो समाजवादी हों, मतलब सोशलिस्टिक हों। सोशलिस्टिक का मतलब क्या है? हम एक दूसरे के बारे में सोचें, समाज के स्तर पर जाकर सोचें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। समाजवादी मतलब समाज के स्तर पे आकर हमें सोचना होगा। पंथ निरपेक्ष, जब हम समाजवादी हैं तो हमें पंथ निरपेक्ष भी सोचना होगा। किसी एक धर्म को, किसी एक विशेष जाति को या किसी एक विशेष समूह को बढ़ावा देना हमारे भारत के लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक, इसका क्या मतलब हुआ? लोगों का तंत्र। ऐसा ऐसा देश जहाँ लोगों का तंत्र हो। तो ऐसा कौन सा देश है? हमारा भारत देश है। गणराज्य, गणराज्य मतलब जहाँ पर जितने भी राज्य हैं वहाँ गण के राज्य हैं, मतलब लोगों के राज्य हैं। यहाँ पर जो भी सरकार चुनी जाएगी वो लोगों के द्वारा चुन के आएगी, ना कि कोई और यहाँ पर राजा रानी या फिर किसी प्रकार का कोई मोनार्की फॉलो होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। सामाजिक, हमें सामाजिक स्तर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज को, किसी भी उसके खुद के समाज को या किसी दूसरे समाज को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर सकता कि तुम इस तरह का काम सामाजिक नहीं है, या फिर तुम्हारा ब्राह्मण समाज अच्छा नहीं है, या फिर तुम्हारा ईसाई समाज अच्छा नहीं है, या फिर तुम्हारा ही समाज अच्छा है। इस तरह से हमें कोई भी किसी प्रकार की वो नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे ऊपर किसी प्रकार की रोकथाम है। जी नहीं, हम स्वतंत्र हैं। और इसका एक सीधा अर्थ ये भी है कि हम किसी को किसी प्रकार से बेइज्जत भी नहीं कर सकते। आर्थिक और सामाजिक न्याय, आर्थिक मतलब हमें, हमारे लिए हमें पता है हमें किस स्तर तक खुद को मेहनत करनी है। और सामाजिक न्याय मतलब राजनीतिक न्याय मतलब राजनीतिक तौर पर जो नेता चुन के जा रहे हैं वो न्यायिक तौर पर जाएं। वो ऐसे ना जाएं कि वो किसी घूसपेट से गए हैं या उन्होंने किसी प्रकार के चुनाव में घोटाले किए हैं, लोगों को बरगलाया है, फिर उन्होंने चुनाव जीते हैं, ऐसा नहीं है। विचार तथा हम भारत के लोग, हमें विचार, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी विचार सोचने की पूरी स्वतंत्रता है। हम सोच सकते हैं, हमारा माइंड किसी भी विचार को सोचने के लिए स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेस करने की, बोलने की स्वतंत्रता है। अगर हमें किसी प्रकार की
कोई भी चीज़ जो हमें परेशान करती है तो हम उसे बोल सकते हैं। परेशान नहीं करती है पर आगे परेशानी हो सकती है, उसे हम बोल सकते हैं। विश्वास, हमें खुद में विश्वास, दूसरों में विश्वास जताने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। इसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की या किसी की राय लेने की आवश्यकता नहीं है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कोई एक ब्राह्मण समाज चाहे तो वो किसी दूसरे समाज में परिवर्तित कर सकता है, कोई मुस्लिम समाज चाहे तो वो दूसरे समाज में परिवर्तित कर सकता है। धर्म, धर्म की परिवर्तन का उसको पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्रता है। खुद के धर्म को आगे बढ़ाने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है। उपासना की स्वतंत्रता, देखिए यहाँ उपासना का मतलब क्या है। उपासना मतलब किसी की बोल सकते हैं किसी की मजाक उड़ाना नहीं, मतलब उपासना मतलब पूजा करना। ठीक है, ये उसका मतलब है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आप किसी भी जगह कोई भी मान प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा आयोजन रख सकते हैं। अवसर, अवसर माने जितने भी सरकार के द्वारा जो अवसर निकाले जाते हैं। अवसर मतलब क्या, अवसर मतलब वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए हर एक साल, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी ऐसा साल होता होगा या कोई भी ऐसा महीना होता होगा जब गवर्नमेंट जो प्राइवेट नौकरी हैं उसके अलावा गवर्नमेंट नौकरियां ना निकलती हों। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं और बहुत सारे अवसर सभी लोगों के लिए निकाले जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं, जिसे हमें फेस करना होता है, बट सभी के लिए है, किसी एक जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं है। तो अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, इन सभी चीज़ों को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिए, ये सब जो चीज़ें हैं इन्हें प्राप्त करें। और बंधुता मतलब एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड रखना। ऐसा नहीं है कोई एक समाज आगे है तो उसकी आलोचना करना, उसकी बुराई करना नहीं। बंधुता बढ़ाना, उससे सीख लेना, उससे इंस्पायर होना, आगे बढ़ना। प्राप्त कराने के लिए जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित हो। देखिए, अगर आज हम समाज में रहकर कोई गलत काम करते हैं, कुछ भी ऐसा, हम किसी इंसान के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ते हैं कि उसने इस व्यक्ति के साथ इस तरह से या इतना सामान या इस तरह से उसके चरित्र को या किसी भी प्रकार की चीज़ों को उसने हानि पहुंचाने की कोशिश की है, तो वहाँ जो भी लोग होते हैं, उसके माता-पिता, उससे उसके जो परिजन हैं, दूसरे समाज के लोग या उसी के आस-पास के समाज के लोग उससे दूरी बढ़ाने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी कर्तव्य निभाने हैं या कोई भी कर्म ऐसा करना है, उसे हमें ये सोच के आगे बढ़ना है कि हमें उसके अपने राष्ट्र की गरिमा और खुद की गरिमा को बचाए रखना है। अखंडता सुनिश्चित हो, अखंडता मतलब यूनिटी, एकजुटता। हम अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। हमने कौन से दिन अपने आप को यह संविधान दिया? एतत् द्वारा, एतत् द्वारा मतलब इस समय के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत मतलब हमारे शरीर के हर एक भाग में, अंगीकृत मतलब जैसा वो संविधान है उसको हमने एज इट इज अपनाया है। अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। अधिनियमित मतलब वो अब मान लिया गया है, इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं हम इसको बोलेंगे कि ये गलत है या ये सही है। हाँ, ज़रूर उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं पर ये अधिनियमित है। उद्देशिका के मुख्य तत्व क्या हैं, क्या तत्व हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम भारत के लोग संविधान की शक्ति का स्रोत जानते हैं। देखिए, हमें पता है संविधान में जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एक सिंपल पर्सन के लिए, मतलब जिसने इंडिया में जन्म लिया है, हु इज़ अ बर्थ इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कैसे। राजस्व का स्वरूप सबसे फर्स्ट है राज्य का स्वरूप। हमारे भारत राज्य का क्या स्वरूप है? यहाँ पे राज्य का मतलब भारत है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनियन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब ये कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बाह्य या आंतरिक कोई कंट्रोल नहीं है, कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, समाजवादी है, हम समाजवादी सोशलिस्ट हैं, समाजवाद को लेकर चलते हैं। पंथ निरपेक्ष हैं, सोशलिस्ट हैं, हम किसी भी एक धर्म को, जाति को, किसी एक को बढ़ावा नहीं देते और हमारे भारत का कोई एक धर्म विशेष नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रहने वाले हर समाज के, हर धर्म के लोगों को अपने आज़ादी और धर्म को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी आज़ादी है। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक है, कैसे है डेमोक्रेटिक, इस चीज़ को आप समझते होंगे। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं क्या बताया है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब आप समझते हैं ऐसा तंत्र जहाँ लोगों का तंत्र चलता हो, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। गणराज्य, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई राजा रानी या कोई किसी प्रकार का हायरार्की नहीं है, कोई मिलिट्री शासन नहीं है जैसे पाकिस्तान है या कोई दूसरे अन्य देश हैं, वहाँ उस जैसा नहीं है। न्याय, जस्टिस है यहाँ पर।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समानता, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संवैधानिक महत्व है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं। उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। देखो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। किसी भी चीज़ का अगर हम परिचय पत्र जानना चाहें, परिचय पत्र मतलब क्या, उसका इंट्रोडक्शन। तो उद्देशिका क्या है, उसका परिचय पत्र है। परिचय पत्र मतलब एक शॉर्ट में पूरे एक संविधान को समराइज्ड करके एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। परिचय पत्र ये संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। उद्देशिका मतलब इंट्रोडक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रियम्बल, जो कि क्या करता है, संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन। मार्गदर्शन मतलब किस किस तरह और किन किन चीज़ों के ऊपर बात की गई है, किन किन चीज़ों के ऊपर अधिकार बताए गए हैं, किन किन बातों और मुद्दों के ऊपर हमें हमारे कर्तव्यों को बताया गया है और मानव का इसमें क्या अहम भूमिका है, यह हमें समझाया गया है। यह संविधान की व्याख्या में मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। केशवानंद भारती के 1973 में इस संविधान की मूल संरचना का भाग माना गया है। इसमें किसकी संरचना का भाग माना गया है, 1973 में इस संविधान की मूल संरचना का भाग माना गया है, ठीक है। जब कुछ अमेंडमेंट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बेसिक पार्ट होता है। मैं बताऊंगी आपको केशवानंद भारती में क्या हुआ था, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नीचे दिए गए संविधान की उद्देशिका प्रयुक्त प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द का संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट विश्लेषण दिया गया है। समझते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पढ़ रही हूँ उद्देशिका, जो आपकी यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि यूज़फुल होना सिर्फ नहीं है, हमें उसको समझना होगा कि हमारी डेली लाइफ में भी ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को बहुत अंडरस्टैंडिंग से लेते हैं, दिमाग में रखते हैं, और जब हम उसको यूटिलाइज़ करना करना शुरू करते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से उसका यूज़ कर पाते हैं। अल्टीमेटली स्टडी का यही है रूल कि आप पढ़ाई करो, उसको अप्लाई करो। अगर आप पढ़ाई करके चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपकी पढ़ाई वेस्ट है, डेफिनेटली वेस्ट है। तो चीज़ों को इस तरह पढ़ो कि वो अप्लाई हो सके, वो आपके जीवन में भी, आपके जीवन निर्माण में या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर सके। आगे हम पढ़ते हैं। उद्देशिका के शब्दों का विश्लेषण। हम भारत के लोग संविधान का स्रोत जानते हैं, जनता है। हम जो भारत के लोग हैं, संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, न कि राजा या संसद है। हम भारत के लोग क्लियर बोला है। संविधान का स्रोत, संविधान का जो स्रोत है वो कौन है, जनता, पीपल, ना कि राजा ना संसद, ना तो राजा है ना संसद है। यह लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी को दर्शाता है। मतलब संप्रभु मतलब हम सभी मिल करके, कोई भी व्यक्ति एक विशेष नहीं है, सब मिल करके एक संप्रभुता को दर्शाता है, ठीक है। संप्रभु, संपूर्ण प्रभु संपन्न, सोविनियन। भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। भारत पूरी तरह से अंदर से भी और बाहर से भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई विदेशी शक्ति या आंतरिक संस्था सर्वोच्च नहीं है। हमारे भारत में कोई अंदर से कोई एक विदेशी शक्ति या कोई आंतरिक सर्वोच्च संस्था स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। समाजवादी, सोशलिस्ट, सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, शोषण मुक्त समाज की स्थापना। ये आप समझ पा रहे होंगे, हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें कोई भी एक समाज दूसरे समाज पर उसकी जाति विशेष को लेकर किसी प्रकार का शोषण ना कर सके। आपने सुना होगा शोषित, ये सारी चीज़ें, दलित वर्गों के साथ किए गए अन्याय, ये सब चीज़ें ना हो। हम सोशलिस्ट हैं। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 1976। सोशलिस्ट कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में। तब हमने सोशलिस्ट शब्द को किस में जोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के इस भाग में हमने इसको जोड़ा है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। सेक्युलर, सेक्युलर माने राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। क्या आपने सुना है भारत हिंदू धर्म है, जी नहीं, गलत है। क्या आपने सुना है भारत पारसी धर्म है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत धर्म निरपेक्ष है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। यहाँ राज्य से मतलब हमारा अपना भारत, ठीक है। हम भारत की बात कर रहे हैं। राज्य मतलब कोई एक राज्य नहीं कि मध्य प्रदेश, इस तरह से नहीं। राज्य मतलब भारत, और वही चीज़ें हमें समझनी। और भारत के अंदर जो छोटे छोटे राज्य हैं उसके भी अपने कोई इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल धर्म नहीं है, वहाँ रहने वाले लोगों के अपने अपने धर्म हैं। सभी धर्मों को समान संरक्षण है। क्या है, संरक्षण, सिक्योरिटी है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। आगे, यह शब्द भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, वयस्क मताधिकार है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित है। जब भी आप देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं, उससे पहले हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो विधायिका के जो इलेक्शन होते हैं वो हम खुद चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं। फिर वो विधायिका आगे जा कर के हमारे
रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है विधायिका, वो ऊपर जाके हमारे एमएलए और एमपी को चुनते हैं, ठीक है। आगे गणराज्य माने रिपब्लिक, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी निर्वाचित होता है, उसको भी क्या किया जाता है, उसको भी चयन किया जाता है, ना कि वो किसी हायरार्की के द्वारा आया जाता है या बुलाया जाता है, ठीक है। नीचे भारतीय संविधान की उद्देशिका, आगे बढ़ते हैं। समाजवादी मैंने पढ़ा दिया है, पंथनिरपेक्ष समझा दिया है, लोकतांत्रिक को समझा दिया है। गणराज्य, यहाँ पर देखिए गणराज्य, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, पंथ वंशानुगत नहीं होता है, उद्देश्य में जुड़े शब्द हैं, मतलब उद्देश्यों में ये जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आगे देखते हैं। न्याय कैसा है। न्याय आपने मोस्टली लोगों का ये हमेशा रहता ही है कि जो न्याय है हमारे भारत में कहीं ना कहीं बहुत देरी से मिलता है, ठीक है। पर हमारे भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है, जो यहाँ पे न्यायिक लोग बैठे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और जो भी सिविल कोर्ट हैं या जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, वहाँ पर हमेशा एक बात पर बहुत ज़्यादा विशेष दिया जाता है कि 100 गुनहगार बच जाए, कोई बात नहीं, पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये पाप या किसी एक स्पिरिचुअलिटी थिंक में सोचें तो ये गलत होता है, ठीक है। इसीलिए जो सही चीज़ें हैं, सही मायने में जो हकीकत है, उसके ऊपर पहुंचने में सरकार को या फिर राज्य को या फिर न्यायिक जो चीज़ें हैं, जस्टिस है, उसको कैसा समय लगता है। तो सामाजिक न्याय, हमें न्याय के तौर पे समाज को भी एक बराबर न्याय में रखना है। जाति धर्म लिंग आधारित भेदभाव का अंत हो, ये मतलब जाति, किसी भी जाति को विशेष को नहीं हमें बढ़ावा देना है। लिंग धर्म, जैसे कि हमने सुना होगा पंजाबी धर्म है, मतलब पंजाबी मतलब सिख धर्म है, सिख धर्म को किसी एक बहुत ऊंचा स्तर नहीं दे दिया जा सकता हमारे भारत के अंदर, हम खुद नहीं दे सकते। ब्राह्मण धर्म को किसी बहुत ऊंचा नहीं दिया जा सकता, बौद्ध धर्म को नहीं दिया जा सकता का मतलब ये है हम बातें नहीं है, हम देते नहीं हैं, इसका मतलब है हम सभी को एक समान मानते हैं। जब हम सभी को एक समान मानते हैं, सभी धर्मों में अपनी अपनी विशेषता है, तो हम किसी को किसी भी तरह से हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते या किसी को कम ज़्यादा नहीं बता सकते। आर्थिक भेदभाव, देखिए ये जो लिखा है ये आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब आर्थिक न्याय, धर्म और संसाधन का समान वितरण, देखो यहाँ पे लिखा है धन, मोस्टली आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा वितरण करती है, उसी के अनुसार फिर बहुत सारी स्कीम निकाली जाती है, स्कीम के थ्रू बहुत सारे जो पिछड़े वर्ग हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमारे भारत के निचले या कम स्तरीय कम आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार करती है, सरकार उनके लिए कई स्कीम निकालती है और उन तक धन पहुँचे इसके लिए वितरण करती है। अब हमारे दिमाग में आता है कि उन्हीं लोगों को क्यों करती है जो नॉर्मल है, जो मिडिल क्लास है उनको, क्योंकि वो तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो इस लेवल पे मेंटेन कर लिया है कि वो अपने आप को बढ़ावा दे सकते हैं, वो अपने आप को बढ़ा सकते हैं। बट जो लोग पिछले वर्ग के हैं, जिनको नहीं समझ है, जो शायद पैसों के माध्यम से, जो शायद घर के माध्यम से अपने थोड़े से जीवन शैली को परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ अच्छे रोटी कपड़ा मकान के सहारे अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। संसाधन समाज, गरीबी और शोषण का उन्मूलन, मतलब धीरे धीरे इस चीज़ को, गरीबी और शोषण को कम करना। राजनीतिक न्याय, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक अधिकारों में समान भागीदारी, मतलब राजनीतिक जो अधिकारी हैं उनमें अधिकारों में भी समान भागीदारी। आपने देखा होगा पार्लियामेंट जो है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में बैठे हुए तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उनको अलग अलग विभाग सौंपा गया है, जैसे किसी को एजुकेशन विभाग, किसी को एग्रीकल्चर विभाग, किसी को फूड एंड मिनिस्ट्री विभाग, किसी को लाइक डिफरेंट आपने सुना ही होगा, बहुत सारे विभाग हैं, उस विभाग में उनको अलग अलग काम सौंपा गया है। सभी विभागों को सौंपने के बाद उनकी जो राजनीतिक स्तर है वो कहीं ना कहीं कम बढ़ होते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो रेल मिनिस्ट्री है, इसमें बहुत पैसा है, क्यों है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा फंड जाता है। पर कहीं कोई जो दूसरे हैं, पर इसको हमें असमानता के तौर पे नहीं देखना है, हमें उसको एक समानता के तौर पे देखना है। स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचारों की स्वतंत्रता, क्या हम किसी भी व्यक्ति को उसके विचार करने या सोचने पे मजबूर कर सकते हैं? नहीं, हम इसको बराबर रख सकते हैं, वो उसको विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो बोलने पर भी स्वतंत्र है। विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास धर्म और उपासना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी एक धर्म के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हमें कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। धर्म या
हम किसी एक इंसान के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हमें किसी से पूछने या जानने की या उसकी एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लेते हो, ये आपकी अपनी राय है, पर किसी के ऊपर आपको ऐसा थोपा नहीं जा सकता। यह अधिकार अनुच्छेद 19 से 25 से जुड़े हैं। आगे देखते हैं विश्वासदान। अब जो यह अधिकार अनुच्छेद 19 से 25 से जुड़े होते हैं। अभी हम इसको समझेंगे बहुत डिटेल में, आगे देखते हैं। इक्वलिटी, प्रतिष्ठा की समानता, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। देखो, इसका सीधा मतलब ये है कि आप किसी भी जाति धर्म के हो, आप किसी भी पोजीशन पे हो, यदि आप प्राइम मिनिस्टर हो और आपने किसी प्रकार की गलती की है, तो आप कानून की नज़रों में वही अपराधी रहोगे जो एक नॉर्मल पर्सन, जो एक कॉमन पर्सन है वह रहेगा। तो कानून के सामने समान अधिकार। आगे देखते हैं। अवसर की समानता, शिक्षा, रोजगार आदि में समान अवसर। देखिए, गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नमेंट हर साल बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू, बहुत सारी नोटिफिकेशन के थ्रू बहुत सारी सरकारी नौकरियां निकालती हैं। इसके अलावा, ये तो सरकारी विभाग की बात हो गई, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो इंडिया में रन कर रहे हैं जितने भी, ठीक है, जिसमें नौकरियां हैं, उसमें कभी भी आपकी जाति समाज के बारे में आपको उसके लेवल पे नहीं अपॉइंट किया जाता, ना ही आप लड़का हैं लड़की हैं, आपके अंदर कितना कैलिबर है, आप कितना किसी चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टूड करके उस जगह कितना अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, इस आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाता है, राइट। फिर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके आधार पे आपको कंटिन्यू किया जाता है। क्या सिर्फ हमारे भारत में सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट ही काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे भारत में गवर्नमेंट सर्वेंट के कंपैरिजन में प्राइवेट सर्वेंट ज़्यादा हैं, जो कि प्राइवेटली काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैलिबर को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग किया है, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, अपनी क्वालिटी को, अपने जो हो सकते हैं उनकी वर्किंग स्टाइल को, अपनी नॉलेज को बहुत एनहेंस किया है, जिस कारण उनको हर प्रकार से क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिविटी मिल रही है, अच्छा अर्निंग मिल रही है। तो समानता है, कोई ऐसा नहीं है कि लड़की की सिलेक्शन होगी, लड़का की सिलेक्शन होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, किसकी है? आपकी क्वालिफिकेशन की सिलेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ बताया गया है। अनुच्छेद 14 से 28 से संबंधित है, जो कि हम इसको पढ़ेंगे। इक्वलिटी की समानता, स्वतंत्रता, लिबर्टी की समानता को हम 19 से 25 में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 में संबंधित वो हम आगे पढ़ेंगे। बंधुता, फ्रेंडशिप, सामाजिक एकता की भावना, आपसी भाईचारा, उद्देश्य, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा। हमें ये समझना होगा किस तरह से व्यक्ति की गरिमा की इम्पोर्टेंस है। आप यदि किसी के सामने किसी की बदतमीजी या उसके चरित्र के बारे में मोस्टली लोग बात करते हैं, आपने सुना होगा, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में उसके एब्सेंस में बात करते हैं, तब तो हमें लगता है कि हाँ, किसी भी इंसान के ऊपर उसके चरित्र के बारे में बोलना बहुत आसान है, पर ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। ये किसी व्यक्ति के मानसिक स्तर को इतना गिरा देता है जितना आपकी सोच नहीं जा सकती। पर ये लिखा है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, मेरा व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं, मैं आपसे बता रही हूँ, ये जनरल स्टडी है। मोस्टली क्या होता है, अभी मोस्टली ऐसा हो रहा है, हम किसी एक व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार की जलन या द्वेष रखते हैं, किसी भी कारण से, या वो हमारे समाज में हो, हमारे रिश्तेदारी में हो, या हमारे कार्यस्थल पे हो, या हम शायद स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या हम किसी भी एक ट्यूशन में हो, और कोई एक व्यक्ति, कोई भी लड़का या लड़की जो आपके सहपाठी है, आपके साथ है, और वो कहीं न कहीं आपसे कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, या आप में आपसे थोड़ा 1% आगे है, तो कहीं न कहीं उसको एप्रिसिएशन ज़्यादा है, उसको चीज़ें अच्छी प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है? उसको सभी तरह से चार्मिंगनेस मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, तारीफ़ें मिल रही हैं। मोस्टली लोग जो दूसरे होते हैं वो जेलस फ़ील करते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, और हमारा माइंड अक्सर जब ये जेलस फ़ील की कंडीशन में क्या सोचता है, नेगेटिव सोचता है, पॉज़िटिव नहीं सोचता। उसके दिमाग में एक कैरेक्टराइज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, उसने ऐसा किया होगा, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है। आप समझ सकते हैं? वो हमें नहीं करना है। अगर हमारे भारत का कोई एक व्यक्ति भी कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं कर रहा है, वो हम सभी के लिए कर रहा है, वो इस समाज के लिए कर रहा है, वो इस भारत के लिए कर रहा है। तो सामाजिक एकता की भावना, आपसी भाईचारा का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा की रक्षा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महाभारत में जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। देखिए, आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटी सी चीज़ कितना बड़ा युद्ध क्रिएट कर सकती है। आगे 11वां पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 संविधान अंगीकृत किया गया था। 1949 को 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस के तौर पे हम संविधान क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं, ठीक है, जब हमने संविधान को अपने लागू कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
संविधान लागू हुआ था? परीक्षा के लिए अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सॉवरेनियन, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, अलग अलग तरह से भी आप याद कर सकते हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हम 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो है हम आर्टिकल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे भारतीय संविधान के भाग 1 पार्ट 1 का और विस्तृत विवरण हिंदी में दिया गया है। यह उत्तर यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। सबसे फर्स्ट क्या है, भारतीय संविधान भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4, मतलब अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4, संघ और उसका क्षेत्र। आर्टिकल 1 क्या बोलता है हम इसको समझते हैं। आर्टिकल 1 से 4 तक क्या बताएगा हम इसको समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भाग 1 में भारत के नाम, संघीय स्वरूप, राज्यों एवं केंद्र प्रदेशों तथा भारत के क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। अनुच्छेद 1 का 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। विश्लेषण, भारत को संघ यूनियन कहा गया है, संघीय राज्य फेडरेशन नहीं है। इसका अर्थ है राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है पर राज्य परिवर्तनशील है। संघ अविनाशी है पर राज्य परिवर्तनशील है, मतलब जो एक राज्य मध्य प्रदेश खुद से अपने आप को डिसीजन नहीं ले सकता। मध्य प्रदेश राज्य के जो मिनिस्टर हैं वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई सरकार है, जो पार्लियामेंट में जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो लोग बैठे हैं तथा राज्यसभा राज्यसभा में बैठे असेंबली है, वो किसी 2 राज्यों को एक बना करके या एक राज्य को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड का एक उदाहरण है, मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है, किस तरह से अलग हुआ, किस तरह से साथ हुआ जिसको, जैसे कि हैदराबाद, तेलंगाना, इसके बारे में आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में आप जानते होंगे। ये किस तरह से पहले एक था, फिर बाद में ये अलग अलग हो गया, फिर वापस से एक हुआ, फिर अलग अलग हो गया। इस चीज़ को आपको समझना होगा, ये अधिकार किस तरह से है। यह व्यवस्था देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारत को संघ इसलिए कहा गया ताकि राज्यों को अलग होने का अधिकार न मिले। अनुच्छेद 1 का सब अनुच्छेद 2 भारत के क्षेत्र में शामिल है। राज्य, स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र जो भविष्य में भारत में शामिल किए जा सकते हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। अनुच्छेद 1 का 3 वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली, एनसीटी बोलते हैं जिसको, न्यू सेंट्रल टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एंड दीव, जो पहले अलग अलग थे अब एक है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। प्रावधान, संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों को, देखो क्या लिखा है, संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारत में प्रवेश दें या नए राज्यों की स्थापना करें। उदाहरण, सिक्किम 1975 में भारत में शामिल किया गया था। किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाना, हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो कि 1975 में किया गया था। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम के परिवर्तन, जो कि हम कर सकते हैं बहुत सारे। प्रयागराज जैसे जो पहले कुछ और था, गया था, जिसको हमने चेंज किया। इलाहाबाद, बहुत सारे नाम हमने चेंज किए। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। संसद कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, राज्यों के नाम बदल सकती है। उदाहरण, तेलंगाना 2014 का गठन, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ 2000, उड़ीसा नाम परिवर्तन। महत्वपूर्ण, संबंधित राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है उनकी सहमति मिले, लेकिन राष्ट्रपति के माध्यम से विधानसभा की राय ली जाती है हमेशा। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 में संबंधित कानून, लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 प्रावधान। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बने कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, केवल साधारण बहुमत से पारित होंगे। इसका अर्थ है संसद को राज्यों के पुनर्गठन की अधिक शक्ति प्राप्त है। आगे देखते हैं, भाग 1 का सार, बिंदु वितरण, और आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। संघों का संघ, राज्यों का संघ, संसद की शक्ति, राज्य निर्माण व परिवर्तन, राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य अविनाशी हैं।